नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से करवाते हैं और हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन इस बार कुछ नया है, हर बार हम आपको हिमाचल के जो नए रंग है, एक नया जो है कुछ खास हम आपको पेश करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हिमाचल में खेली जाने वाली एक बहुत ही लोकप्रिय गेम के बारे में जिसका नाम है ठोडा, और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और आइए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से, सार सिंह जी जो कि है ठोडा खिलाड़ी और सिरमौरी लोक गायक। तो आइए स्वागत करते हैं, सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज हम ठोडा गेम की बात करने वाले हैं, इस खेल की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं और इस गेम से आप कब से जुड़े हैं? जी, मैं देवठी मझगांव से हूँ। मेरा नाम सार सिंह वर्मा है और ज़िला सिरमौर, तहसील राजगढ़। जी, ये आपने ठोडे की बात की, ये बहुत पुराना खेल है, लगभग 150 साल पुराना से इसको खेला जा रहा है। और ये दो दलों के बीच ही खेला जाता है, साठी और पाशी। जी जी बिल्कुल। जैसे ये जो खेल है, हम जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ही फेमस भी है और काफ़ी लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और शुरुआत कहाँ से इस खेल की हुई। तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो खेल है इसकी शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत मैं आपको एग्जैक्टली अगर बताना चाहूँ तो लगभग 120 साल पहले इसका उत्थान हुआ था। ये जो टीका ठाकुर जो राज चलता था हमारे हिमाचल के अंदर, उनके माध्यम से इसकी उत्पत्ति करवाई गई, क्योंकि उन्हें अपने राज के लिए डर था कि भी कहीं क्षत्रिय संगठन अगर इकट्ठा हो गया तो हमारा राज खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने दो सगे भाइयों की लड़ाई करवा दी। उसमें उन्होंने मल्लयुद्ध और ये ठोडा कुश्ती, मतलब हर चीज़ उन्होंने ये प्रतिद्वंदी के रूप में उनको तैयार किया और तब से इस ठोडे का उत्पन्न हुआ। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए अलग अलग मान्यताएं हैं इस गेम के बारे में। अगर हम बात करें इस खेल के बारे में, लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि दो भाइयों के बीच में जो है इस खेल को खेला गया था, तो अगर हम इस खेल की बात करें तो किस तरह से इस खेल को खेला जाता है, किस तरह के नियम है इस खेल में और कहाँ पर इसे ज़्यादा खेला जाता है? ये हमारे हिमाचल के अंदर सिर्फ अभी जो बहुत सालों से खेला जा रहा है, ये सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट शिमला में, दो ज़िलों के अंदर खेला जाता था। लेकिन अब इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब ये लगभग 4 से 5 ज़िलों में खेला जाता है। ये बहुत लोकप्रिय है। इसका जो ठोडे का ताल बजता है ये इतना लोकप्रिय, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी का नाचने और खेलने का मन करता है। जी, तो अगर हम इस खेल की बात करें तो जैसे हम पोशाक की बात करें, इसमें खास जो है पोशाक पहनी जाती है और कई सारी चीज़ों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ये पोशाक जी, इसे जो मैंने पहना है इसे सलवार कहते हैं जी। ये ठोडा, इसकी जो मार पड़ती है ये इतनी तीव्रता से होती है कि भाई सामने वाले को कुछ भी घातक भी है जी। आनंद देखने वाले को है, लेकिन खेलने वाले के लिए घातक सिद्ध भी है जी। लेकिन देवी की ऐसी शक्ति है, उस माता की, ठोड माता जो होती है जिसका हम पूजन करते हैं, उससे मतलब ज़्यादा दर्द वगैरह हमें कुछ नहीं होता है और ना ही किसी को ऐसा नुकसान पहुंचता है। और दूसरी बात कि भाई हमारे जो आप पहने हुए देख रहे हैं, इसे ये हाथ की इसके लिए होता है क्योंकि जो जब प्रत्यंजा इसमें चढ़ाया जाता है तो इसमें भी थोड़ा नुकसान हो सकता है कई लोगों को, तो इसलिए इसको भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, खल्श हमारी भाषा में इसको कहते हैं, इसे पहना जाता है। और ये हमारी कमीज़ और ये टोपी, ये हमारी सदियों की पहचान है और हमने इसे संजो कर रखा है। जी बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम बात करें कि अलग अलग जो है इसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये इसमें इस्तेमाल होने वाली ये हमारी शरी, जिसको पहले इसको तीर कहा जाता था जी। अब इस ज़माने में हम इसको शरी कहते हैं, अपनी ठोडा जो ठेठ हमारी भाषा है जी। फिर दूसरा ये हमारा धनुष जी, ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसके बनाने का जो श्रेय है वो एक
होता है, क्या बोलते हैं, इसका जो कारीगर होता है उसे हम चनाल कहते हैं जी। वो इसकी भूमिका निभाता है और वो बना करके ये बांस से बनता है जी। और ये हमारे पास इसको खेलने के रूप में हमारे पास ये मौजूद रहता है। जी बिल्कुल। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी आपने बताया कि ख़ास तौर पर इसे बनाया जाता है, तो किस तरह से इसे बनाया जाता है? क्योंकि अगर हम खेल की बात करें तो सिरमौर में ये खेला जाता है, तो कहाँ कहाँ इसे बनाया जाता है और क्या हिस्ट्री है इसे बनाने की? ये मैं आपको बताऊं, ये खास कारीगर ही होते हैं इसके। जैसे कि हमारे पास सिरमौर में है और कुछ एक शिमला ज़िला में फागू के साथ वहाँ भी ये बनते हैं और हमारे बिल्कुल मेरे नियर कुडू लवाना के साथ इसका कारीगर रहता है। 2-3 जगह में और भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद शायद पुराने कहीं भी नहीं रहे। नौजवानी में जो जिन्होंने ये काम किया है वो हमारे पास 2-3 जगह में ही है और पूरे हिमाचल के अंदर वहाँ से ये सामान जा रहा है। जी, मतलब कहा जाए कहीं ना कहीं अभी भी जो है हमारा कल्चर वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो सर अगर हम इस खेल की बात करें और खेलने की बात करें तो किस तरह से इसे खेला जाता है और ज़्यादा तौर पर, और इसे कब खेला जाता है? देखिए, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये खेल बैसाख मेला जो हमारा साजी जो आती है बैसाख से शुरू हो जाते हैं और अगर आप लास्ट तक इसको खेलने के तो अशौज तक इसको खेलना उचित माना जाता है, क्योंकि फिर सर्दी और ठंडा जैसा मौसम आएगा उसमें इस चीज़ को नहीं खेला जाता है, क्योंकि इसकी जो मार पड़ती है वो खून भी जाम कर सकता है। लेकिन कुदरत की ऐसी कृपा है कि जब हम उस देवी माँ की पूजा करते हैं हम लोगों को, क्षत्रियों को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो सार सिंह जी, अगर हम बात करें तो इस खेल की हम बात कर रहे हैं तो क्या इसे सभी खेल सकते हैं, या अगर हम कहें कि एक कोई ग्रुप इसे खेलता है या कोई कम्युनिटी इसे खेलती है तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? कम्युनिटी की जो आपने बात की उसमें सिर्फ क्षत्रिय जो राजपूत है वही खेला करते थे इसको सदियों से आज तक इसे। लेकिन अब बदलता युग है, अब तो कोई भी इसको जिसके अंदर शौक है वो अपनी कम्युनिटी के मतलब एक खूंद बना रहे हैं और वो खेल रहे हैं। अगर खूंद की बात करें तो ऐतिहासिक हमारे 24 ही खूंद इसमें मान्यता थी जिनको वही खेला करते थे। जी हाँ जी बिल्कुल। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ठोडा खेल की, तो आइए आपको दिखाते हैं ठोडा खेल की एक झलक। पाशिरा खेलो विशु लागू धारना धारठी षाठी पाशिरा खेलो विशु लागू धारना धारठी। बोला विशु के
षाठी तो करो मेरिया पाशिना जो कांडे के ढालो षाठी तो करो मेरिया पाशिना तो सर जैसे कि हमने देखा और अपने दर्शकों को भी दिखाया ठोडा खेल के बारे में, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो अभी आपने खुंद के नाम लिए थे, तो अगर अभी आज की डेट में हम बात करें तो कितने खुंद है और सर्वश्रेष्ठ अगर हम खुंद की बात करें तो वो कौन सा है? देखो जी, आपने सर्वश्रेष्ठ खोंद की अगर बात की तो पहले इसको ऐतिहासिक जो खोंद माने गए, जो रजवाड़ों के भी गुलाम नहीं रहे जी। वो 4 खोंद माने गए थे। वो जनैना और फगाना, मजघाई और हावनी। उसके बाद रियासत क्वंटल में जी। सबसे बड़ा अगर षाठी बरादरी का खोंद बना तो वो है छिब्बर जी। तो इस तरह से फिर कलासी वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है और तहसील ठियोग के अंडर वो गांव आते हैं। कलासी दल वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक खशिया रहा और उन्होंने अपना एक खोंद बनाया। जी बिल्कुल। और अगर आज की बात करें हम तो आज तो पहले 24 खून थे कुल मिलाकर के, आज जो है 52 पार्टियों ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया हुआ है जी। आज जो है 52 खूंदों का एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन और समारोह होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। इसके बारे में बहुत रुचि लोगों ने अब इसके प्रति रखी अब, और ये काफ़ी आगे तक बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। जी बिल्कुल। सर सिंह जी, अभी आपने मजगांव खुंद की बात की थी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कब से ये जो खुंद है ये खेल खेल रहा है? जी, मेरे मजगांव की बात जहाँ तक मैं आपको मुझे मालूम है जी, तो मेरे जो परदादा लोग भी थे उन्होंने भी ये खेला और ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। मजगांव का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि कभी भी वो ना राजा का गुलाम रहा ना किसी और चीज़ का, वो सेल्फ रहा। उन्होंने खुद अपने हिसाब से अपना शासन किया अपने इलाके में और अपने इसमें। तो मेरे मजगांव में आज भी एक इतिहास है कि भी जेल भी सज़ा भी मजगांव के अंदर ही दी जाती थी जी। तो हमारा जो ये ठोडा खेल है तो मेरे पुश्ताने से खेला जा रहा है। लगभग मैं आपको बताऊं कि 150 साल से लेकर के मेरे मजगांव में ये ठोडा खेला जा रहा है। माता ठोडेश्वरी की देन से, जब से उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई तो हमारा जो ठोडा वगैरह ये उसी वक्त से शुरू है। जी बहुत खूबसूरत। तो सर सिंह जी, अगर हम बात करें तो जैसे हमने अपने दर्शकों को भी झलक दिखाई, अलग अलग जो है लोकगीत इसमें गाए जाते हैं और जो ठोडा है गीतों के साथ गाया जाता है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को एक गीत सुना दें। बिल्कुल जी, मैं सुनाना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये भी अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो दर्शकों से क्षमा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं अच्छे से गाऊँ। छूटी रे नहीं बोलो काटने आमाधड़े, कारगिले लागे लड़ाई। बोलो छूटी रे नहीं बोलो काटने आमाधड़े, कारगिले लागे लड़ाई। बोलो हमी चानले मिठड़ा बोलो खाना, दूरे मेरा देवटे जाना। इस तरह से गीत गाए जाते हैं। जी, ये गीत आपने गाया और हमारे दर्शक जो है ये कार्यक्रम देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को इसका मतलब समझा दें। ये एक फौजी जो है, एक माँ का बेटा, वो घर आया था छुट्टी, लेकिन कारगिल में जब लड़ाई हुई तो उसके लिए तुरंत वो छुट्टी कैंसिल करके उसे बॉर्डर पर जाना पड़ा। और जैसे ही वो बॉर्डर पे गया तो वो उस मतलब वहाँ वो वीर गति को प्राप्त हो गया। उस पर ये गीत संगीतकार ने लिखा और ये गाया गया। तो उसकी याददाश्त में ये एक श्रद्धांजलि की तरह जो है इसको उसके इससे समर्पित किया गया गा करके। जी बिल्कुल। अभी आपने बताया कि गीतों को बीच में गाया जाता है, तो दर्शकों हम गीतों की बात कर रहे हैं, तो आइए हम बताते हैं आपको कि इसे खेल में किस तरह से गाया जाता है। आइए देखते हैं एक झलक।
तो ये जो गीत इसमें गाया जा रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि सब लोग इसे मिलके गाते हैं, तो कब इसे गाया जाता है? ये जो गीत इसमें गाया जा रहा है, पहले खेल की शुरुआत में या खेल के अंत में इसे गाया जाता है? ये पहले तो जब हम एंट्री करते हैं जहाँ पर खेल मैदान है, उसके लिए जब तैयार होकर हम जाते हैं तो भी ये गाना गाया जाता है। और जहाँ पर जो पार्टी बुलाई होती है, जब वो मतलब उस मैदान की तरफ अग्रसर होती है, तो भी ये गीत गाया जाता है। और अंत में जब खेल खत्म होता है, दोनों पार्टियाँ अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार होती है, तब भी ये गीत गाए जाते हैं। जी जी। सार सिंह जी, अगर हम इस खेल की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है इस वीडियो क्लिप में हमने देखे, लेकिन जब ये खेल खेला जाता है तो कितने खिलाड़ी इसमें रहते हैं और उस समय किस तरह का जो है वातावरण और नियमों की अगर हम बात करें वो किस तरह से फॉलो होते हैं? ये बहुत ही एक सुंदर दृश्य होता है और बहुत सारे लोग भी इसको देखते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं और खिलाड़ी भाई भी आते हैं, लेकिन खेलेगा वही जिनको वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है जी। फिर उसके बाद आपने नियमों की बात की कि जो ठोडा खेला जाता है वो यहाँ एक घुटने से नीचे, ये टारगेट होता है जूते से ऊपर और ये घुटने से नीचे, इससे ऊपर नहीं लगाया जाता है जी। तो ये सबसे बड़ा नियम है इसका। अगर यहाँ से ऊपर तो कमेटी उस पर ऑब्जेक्शन करती है या उसको हिदायत देती है कि भाई ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर पजामा भी बिल्कुल नामात्र पतला होता है, दर्द ज़्यादा हो सकती है। इसलिए खिलाड़ी भी अपने आप, ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं, आज इसको अगर खेला जाता है एक मज़े के लिए, मनोरंजन के लिए, लोगों को दर्शाने के लिए कि भाई, और इस खेल से इतना प्यार और प्रेम दुनिया में बढ़ रहा है कि भी हम कह नहीं सकते। हम खिलाड़ी है, हमारी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को खेलते हुए और लोगों के अंदर पहचान बनाने की। और हर आदमी हर जगह में इस पहचान से पहचानता है आदमी को कि भी नहीं, ये आदमी कौन है और कहाँ से है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। तो सार सिंह जी, अगर हम बात करें जैसे खेल है और नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, तो क्या कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है या इसे कौन सिखाता है या कैसे सीख सकते हैं यूथ से? ये सीखने का इसका कोई ऐसे स्कूल नहीं है या कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, लेकिन विरासत में मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हमारे खून में, हमारे गांव जो एक खूंद बना होता है, कुदरत ही उस देवी माँ की और अपने देवी देवता की कृपा भी है कि बच्चे कुदरत उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि भाई हमने भी सीखना है, हमने भी खेलना है। तो थोड़ा बहुत जैसे मेरे परिवार में या मेरे गांव में मेरा कोई भाई बंधु खेलना चाहता है तो उसके लिए हम इसके नियम और इसे कैसे खेला जाता है वो उन्हें सिखाया जाता है। जी जी, मतलब कहा जाए आगे से आगे कल्चर जो है हाँ वो आगे से आगे पास ऑन हो रहा है। तो सार सिंह जी, अगर हम बात करें जैसे इस खेल की हमने बात की अभी, तो जैसे नए नए बच्चे हैं पार्टिसिपेट करते हैं और आपको भी काफ़ी साल हो गया है ये खेल खेलते हुए, तो क्या चेंजेस जो है आपने देखे इतने सालों में इस खेल में? चेंजेस इसमें ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है वो पहले ज़माने में सामान इतना उपलब्ध नहीं होता था, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, लेकिन आज वो परिपूर्ण है। फिर दूसरा जो चेंजेस है, जो पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग खेलते थे वो ऐसे खेलते थे कि भाई नहीं, जिस प्रतिद्वंदी से उन्होंने लड़ना है, खेलना है, वो उनको बिठाने या उसको हराने की उनमें होड़ होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है इसको बड़े प्यार के साथ, बड़ी दोस्ती लगा करके खेला जाता है, एंजॉय के लिए खेला जाता है। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ही है। जी बिल्कुल। तो सार सिंह जी, अगर हम बात करें तो नई नई जो जनरेशन है बच्चे, क्योंकि हम देखते हैं पढ़ाई भी उन्हें करनी है, कहीं ना कहीं करियर बनाना है, तो अगर इस खेल के प्रति मैं उनके रुझान की बात करूं तो किस तरह का रुझान आपने देखा है आजकल के बच्चों का? इसमें एक परिवर्तन भी है, एक रुझान भी है। आर्चरी के नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ इसको एक राष्ट्रीय खेल की तरफ इसको ले जाने की कोशिश है। हर एक खूंद और हर एक जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज़ की तरफ इसको एक दिखा रहे हैं राह कि भाई अगर इसको सरकार के माध्यम से कहीं, तो इसको एक आर्चरी के माध्यम से हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
तो अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो क्या ऐसे हिमाचल में टूर्नामेंट होते हैं इस खेल के? जी बिल्कुल होते हैं। अभी स्टेट लेवल का हमारा जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट शिमला उप तहसील देहा के साथ डार मैदान है वहाँ पर हुआ था। फिर दूसरा वहीं डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही हुआ था, खनार में। इसके 2 स्टेट लेवल के जो हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं। फिर जोन के टूर्नामेंट भी जगह जगह में हो रहे हैं, जैसे कि मेरे अपनी पंचायत देवटी मझगांव में भी हुआ। और फिर दूसरा जो अभी करवाया था वो गांव के हिसाब से, मतलब अपने जोन के हिसाब से करवाया था। तहसील चौपाल के अंदर भी हुआ था, थुंदल में हुआ था वहाँ भी। तो इस तरह से कई आयोजन अभी इसके हो रहे हैं और काफ़ी आगे ले जाने की इसकी कोशिश हो रही है कि भाई हम इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने खेल की बात की और बहुत ही ज़्यादा जो है लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो किस तरह से जो है अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग टीम्स पार्टिसिपेट करती है, किस तरह का जो प्रोसीजर है, क्राइटेरिया है, वो फॉलो किया जाता है? इसमें जी ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो यही होती हैं कि भाई जो मेरे जोन के हैं उसमें से हम लोग कमेटी चुनते हैं। उसमें प्रधान होंगे, सचिव होंगे और कोषाध्यक्ष भी होंगे। हर चीज़, मतलब हर तरह की कमेटी बनती है। वो अपनी टीम से जो शुल्क वगैरह इसके लिए डोनेट करते हैं वो प्रधान और सचिव के माध्यम से ही होता है। हमारी कमेटी में भी हमारे प्रधान सुरेश वर्मा जी हैं और जयराम वर्मा जी हैं, साथ में उनके सहयोग है रमेश वर्मा जी हैं। तो ये लोग सहयोग करते हैं, पूरी पार्टी का समर्थन करते हैं। हर गांव में, हर खोंद की ऐसी ही कमेटी बनी होती है। उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से एक बड़ा समूह बनता है और हर टीम में जब ये हर टीमों के खिलाड़ी और उनके प्रधान जुड़ते हैं तो उस टूर्नामेंट का आयोजन होता है और बखूबी वो निभाते हैं। इस हर चीज़ में, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, ना ही कोई इस तरह का हुड़दंग होता है, ना कोई डर आशंका की बात रहती है। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए बहुत ही प्रेम के साथ इस खेल को जो है वो खेला जाता है। तो दर्शकों, ठोडो खेल की हम बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं इस खेल को कैसे खेला जाता है, एक झलक। तो अगर हम इस खेल की बात करें, आपने अभी ठोड माता का जो है नाम लिया था, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से पूजा होती है, क्या इस खेल को खेलने से पहले भी उन्हें पूजा जाता है? जी बिल्कुल, ठोडा खेलने के लिए तभी खशिया बंधु निकलते हैं जब ठोड माता का पहले पूजन होता है। देवी देवताओं का आह्वान होता है, फिर जाकर के वो खूंद उस माता के स्थान से वहाँ से स्थानांतरित होगा, उससे पहले नहीं जाएंगे। जी, ये महत्व है कि भी ठोड माता का पूजन पहले होगा और उसके बाद ठोडा खेला जाएगा। और ठोड माता का जो पूजन वो साधारण ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, ये भी इसके मुख्य विशेषता है। उसका पुजारी पांडे, जो हमारी ठोड माता है उसके पुजारी आंसू पंडित जी होते थे, पांडे जी। वो नाहन राजा के टाइम में हुआ करते थे। उन्होंने हमारी ठोड माता की उत्पत्ति भी की और उनके ही जो वंशज है वो इस ठोड माता का पूजन करते हैं। वो उनका घर जो है, उनका जहाँ गृहस्थ स्थान है वो बलग में है, ननो नाम का एक गांव है, वो वहाँ पर रहते हैं। वो स्पेशली वहाँ से हर जगह ठोड माता के पूजन के लिए जाते हैं आज भी। जी, मतलब कहा जाए एक जो कल्चर है उसे प्रॉपर फॉलो किया जाता है। तो सार सिंह जी, अगर हम खेल की बात करें, अभी आपने कहा कि अलग अलग टीम्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो जैसे हम हार जीत का फैसला जो है हर गेम में करते हैं, तो इस खेल में किस तरह से वो फैसला किया जाता है? इसमें हार जीत का कोई भी वो नहीं है,
इसको अब मज़े के लिए खेला जाता है, आनंद के लिए खेला जाता है, इसमें हार जीत का नहीं होता है। कभी मुझे लगने हैं, कभी मेरे प्रतिद्वंदी को लगने हैं, लेकिन उस दर्द को इतने प्यार से सहन करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई कितना प्रेम भाव इस खेल में जुड़ा हुआ है। हम तो यही आगे भी दुआ करेंगे, आगे भी ऐसा ही बढ़ता रहे और आगे चलता रहे। जी बिल्कुल। तो सार सिंह जी, जैसे कि हम ठो-ठो खेल की बात कर रहे हैं, हिमाचल में तो इसे खेला ही जाता है, लेकिन अगर हम कहें तो एक नेशनल लेवल पे भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो अगर मैं इस खेल की बात करूं तो कहाँ कहाँ इसे खेला गया है हिमाचल के अलावा? हिमाचल के अलावा कई टीमें हमारे बाहर जा चुकी हैं, जैसे शिलागुंड से गई है, कोई छिबर बंधु गए हैं और हरियाणा से गए हैं। तो वो मेरे ख्याल से दिल्ली और क्या कहते हैं तमिलनाडु, इन जैसे स्टेट में जो है वहाँ खेल के आ गए हैं ये लोग। जी बिल्कुल। तो हिमाचल में अलग अलग खेल खेले जाते हैं, अलग अलग जो है गीत गाए जाते हैं, और आप भी जो है गीत गाते हैं और गायक भी हैं आप। तो सिरमौर में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है गीत गाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो एक अगर आप नाटी हमारे दर्शकों को सुना दें। जी बिल्कुल आपके माध्यम से ज़रूर कोशिश करूँगा। हुकियो शुकियो बाग बगोटो ठाणो भुइरो से धार द पोटो बातो लानिया जियोरी लोका जाने पापिरी जाए ना खोटो ओरे उबे तो चले मारी टिरक ओरे गांगिए बे घेन रे खाएले रोटो गांधिए बे घेन रे खाएले रोटो गांधिए बे घेन रे खाएले रोटो। इस तरह के गीत हमारे, ये बहुत प्राचीन हमारे सिरमौर का गीत है। ठेठ सिरमौरी इसको कह सकते हैं आप, ये ठेठ सिरमौरी गीत है। जी बिल्कुल। इतना खूबसूरत जो है आपने हमें गीत सुनाया, अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा इसका मतलब भी बता दें। ये एक दो प्रेमी का जोड़ा है। ये तो किसी गांव में जो बघोट है, एक राजगढ़ के समीप पड़ता है बघोट, उसमें एक सुंदर सी कोई एक लड़की होगी। उसको उस व्यक्ति ने देखा तो उसको लुभाने के लिए उसने ये गीतों में फिरोया इस शब्दों को। उसको ठगना चाहता था कि भाई इसको ठग करके मैं अपने साथ इसको ले आऊं, पर वो उससे ठगी नहीं जाती है। एट लास्ट ये होता है। फिर उसने इसको गीतों में फिरोया और गीत के माध्यम से उसको लुभाने की कोशिश की थी, तो उस पर ये गीत बना है। जी बिल्कुल। इतना अच्छा आप गाते हैं। तो अगर मैं आपकी गायकी की बात करूं तो कितने समय से आप जो है इस गा रहे हैं? मैंने लगभग 16-17 साल से शुरू गाना किया था जी। और बीच में कुछ मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैंने 10-12 साल से गाना छोड़ दिया और मेरी आवाज़ भी ख़राब हुई। पता नहीं कोई भी कारण रहा हो, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन उसके बाद मैंने गाना छोड़ दिया, थोड़ी मेरी आवाज़ भी ख़राब है। जी नहीं, बेहद प्यारा आप जो है गाना गाते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को जो झलकियाँ हैं उसमें भी दिखाया था, हिमाचली वाद्य यंत्रों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे किया जाता है इस्तेमाल और बहुत प्यार से किया जाता है। लेकिन समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल है कम होता जा रहा है। तो किस तरह से हम जो है इसे बचा के रख सकते हैं और इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल। ये जो हमारे वाद्य यंत्र है जी, ये ढोलक, नगारा और शनाई और करनाल और हरनशिंगा जो होता था, वो अब काफ़ी कम जगह में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो तो हमारा अपर शिमला सिरमौर है वहाँ तो है, बाकी जगह में ये चीज़ें विलुप्त हो गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को संजोए रखें और इस चीज़ को बढ़ावा दें। अपना कल्चर हमारा बहुत ही बेहतरीन है। जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ना जाए। यूथ जो हमारा आज की डेट में ज़रा थोड़ा ज़्यादा उधर को रुझान रखते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस ठोडे के माध्यम से और गीत माला के माध्यम से कि भाई हमने अपना कल्चर बच्चों तक संजो के रखना है, आगे भी इसको चलाए रखना है। हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं और मुजरे के माध्यम से या कहीं मंच के माध्यम से हम इसी चीज़ का प्रयास करते हैं कि भाई हमारा जो वाद्य यंत्र है वो दिखाना है और बताना है, और हम कर भी रहे हैं। काफ़ी हद तक इसमें हर जगह से हमें अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि एक बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने कल्चर को आगे लेके जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दर्शकों, बात हम कर रहे हैं गीत संगीत की, तो आइए आपको दिखाते हैं एक गीत।
खुद की नाटियों के बारे में बात करें, गीतों के बारे में बात करें, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये खोंद की जो नाटियाँ हैं जी, किसी ना किसी आधार पर आधारित हैं जी। ये किसी के या तो मातम पर उसको श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई है जी। या फिर किसी इतिहास का वो वर्णन किया गया है जी। फिर इसके शब्दों को जोड़ करके ये गीत बनाए गए हैं जी। इस हर शब्द के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। जी। तो सार सिंह जी, अगर हम खुद की नाटियों की बात करें तो एक अगर आप नाटी ऐसी कोई हमारे दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल जी। पारी बोलो ढाको दे रिड़ुआ तेरे, फूले बोलो तू नीरे डाले, डाले बोलो हेड़िया शुक्र बेटा, फूले बोलो तू नीरे डाले, कोणी बोलो बेरिए खड़क भेजे, कोणी दीता बेरिए धाका, धाका बोलो हेड़िया शुक्र रे बेटा, कोणी दीता बेरिए धाका, सोरी बोलो देणिए खड़क भेजे, सोरी दीता देणिए धाका, धाका बोलो हेड़िया शुक्र बेटा, सोरी दीता देणिए धाका। तो इस तरह के गीत गाए जाते हैं जी। ये भी जेठानी और दरानी की कहानी है। तो इसमें उसको छोटी जो बहन थी, उसकी छोटी जो दरानी थी, उसको देवरानी को उसने घास के बहाने भेज दिया जी। और घास के बहाने भेजा तो घास जहाँ था वो थोड़ा ढाक रूपी घास नहीं थी जी। उसमें उसको बनाने के लिए भेजा और ख़ुद को बाद में गई और बाद में उसको धक्का दे दिया जी। और धक्का देने के बाद उसकी जो है मौत हो गई। तो इस पर इस गीत को उस की यादगार में, वो पता नहीं किस ज़माने में हुआ होगा, लेकिन आज भी उसे याद किया जाता है इस गीत के माध्यम से। जी, मतलब कहा जाए ऐसी बहुत सारी जो है लोकगीत है जो बहुत सारी कहानियों को बयां करते हैं। तो सार सिंह जी, काफ़ी समय से आप संगीत में हैं, ठोडो खेल जो है वो आप खेल रहे हैं। तो अगर मैं संगीत की बात करूँ, इतने समय से आपने कहा कि आप काफ़ी समय, लंबे समय से जो है गा रहे थे, तो ये संगीत में किस तरह का आपने टाइम के साथ चेंज देखा है? चाहे हम गानों की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, ये चेंज आपने किस तरह से देखा? बहुत ज़्यादा चेंज हो गया इसमें भी। जितने भी हमारे आज के यंगस्टर कलाकार हैं वो ज़्यादा जो एशियन कल्चर की तरफ, हर गाने के पीछे वो म्यूज़िक, वो लय दे देते हैं, वो दिशा देते हैं कि जो हमारे कल्चर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। जी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप गीत गाओ, बहुत आगे तक जाओ, लेकिन अपना कल्चर मत छोड़िए। जी। मेरा ये बहुत बड़ा संदेश रहेगा कि आप अपने वाद्य यंत्र के साथ और अपने उन गीतों को गाइए जो हमारे किसी ना किसी शब्द और हर एक वाणी में कोई ना कोई रस छिपा हो, उस चीज़ को आगे लाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हमने जो है इतनी ठोडो खेल के बारे में आपसे बात की। तो ठोडो खेल की अगर हम बात करें, कल्चर की बात करें, तो जो हमारे दर्शक, हमारे जो यूथ है वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने कल्चर से, इस खेल से किस तरह से जुड़े रहें? मैं उनको भी इसी तरह से कहना चाहूँगा कि अपना कल्चर हमारा बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरा है। तो इससे दूर ना जाएं कृपया। आप इस चीज़ से जुड़ें और गांव समाज का जो हमारा एक क्या कहते हैं कल्चर है, उससे शहर की तरफ ना भागें। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि वो शहर की तरफ नहीं, अपने गांव समाज का जो हमारा एक क्या कहते हैं कल्चर है, उसको अपनाएं और उसके माध्यम से आगे बढ़ें। और बहुत आगे तक जाने के लिए इसमें बहुत सारे रास्ते हैं और विकल्प हैं। और मैं यही फिर से पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भाई अपना कल्चर कभी ना छोड़ें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जय हिमाचल, जय जवान, जय किसान। जी, सार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और इतनी गहन जो है हमें जानकारी देने के लिए इस खेल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दर्शकों का, हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए आप सभी से हम लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।
ষাঠি পাশি